हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज 13C और कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। बिफोर गोइंग टू डिटेल वी फर्स्ट अ लुक on 1H NMR spectroscopy, which is also called proton NMR spectroscopy. When the magnetically active nuclei is proton, then we called it 1H NMR spectroscopy. 1H NMR spectroscopy gives information about the structure of an organic compound. किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें मिलती है किससे? 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। द 1H NMR जो स्पेक्ट्रम गिव्स द नंबर ऑफ सिग्नल्स। तो NMR स्पेक्ट्रम में जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, जितने भी NMR स्पेक्ट्रम में जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं वे आपको बताते हैं अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन। तो उस कंपाउंड में, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है नंबर ऑफ सिग्नल्स। सेकंड थिंग, केमिकल शिफ्ट टेल्स अबाउट द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ द टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। जो केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू है उससे हम ये पता लगाते हैं कि जो डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं उनका क्या केमिकल एनवायरनमेंट है। तो मतलब वो सील्डेड है या डीसील्डेड है, वो लो फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करते हैं या हाई फील्ड रीजन में एग्जिस्ट करते हैं। तो केमिकल शिफ्ट वैल्यू से हमें इन बातों का पता चलता है। रिलेटिव एरिया अंडर सिग्नल्स और पीक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसी भी सिग्नल और पीक का जो एरिया है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितने प्रोटॉन के कारण वो सिग्नल आया है। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं द सिग्नल विच कम्स फ्रॉम विच नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम के कारण वो सिग्नल आया है। तो ये हम एरिया कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द स्प्लिटिंग पैटर्न। जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो हमको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? वो हमको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट द नेबरिंग प्रोटॉन। किसी भी जो प्रोटॉन है उसकी जो एडजेसेंट पोजीशन में कितने प्रोटॉन हैं उससे हम ये पता लगा सकते हैं, उस स्प्लिटिंग पैटर्न से भी पता लगा सकते हैं कि उसके जो नेबर है उसमें कितने पैटर्न हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं। तो ये जो चार जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे जो लिखे हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो 1H NMR स्पेक्ट्रम है उससे जो आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, तो उससे हमको ये चार इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चार पॉइंट्स में कि जो कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स उसमें अवेलेबल है वो हमें सिग्नल्स के पता चल जाएगा। केमिकल शिफ्ट वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि उनका क्या केमिकल एनवायरनमेंट है। रिलेटिव एरिया से हम पता लगा सकते हैं कि कितने प्रोटॉन के कारण वो सिग्नल आया है, और स्प्लिटिंग पैटर्न से पता लगा सकते हैं कि उस प्रोटॉन के जिसका सिग्नल आया है उसके नेबर्स में कितने प्रोटॉन हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है 1H NMR स्पेक्ट्रम से। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इथाइल फिनाइल एसीटेट। माना ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इट। तो आप देख सकते हैं कि एक तो जो फिनाइल के प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग के जो प्रोटॉन्स हैं, जो बेंजीन रिंग के प्रोटॉन्स हैं अभी जानते हैं पहले से, वो क्या शो करते हैं, एरोमेटिसिटी शो के कारण वो क्या रहते हैं, डीसील्डेड रीजन में जाते हैं। तो एक तो ये प्रोटॉन हो गए, एक ये CH2 हो गया। अब इसमें दो CH2 यूनिट आपको दिख रही होंगी, लेकिन जो दोनों CH2 यूनिट है उनका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आप देखेंगे ये जो CH2 है ये डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन एटम है, और ये जो CH2 है ये डायरेक्टली बॉन्डेड टू CO ग्रुप, और इस साइड में फिनाइल रिंग से। तो ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेथिलीन यूनिट यहाँ प्रेजेंट है, यानी ये और ये भी अलग अलग टाइप के प्रोटॉन्स हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज CH3। तो CH3 जो है क्योंकि मिथाइल प्रोटॉन है तो वो भी डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट में होंगे, नेचुरल सी बात है, वो डिफरेंट यूनिट है तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में होगी। तो अब आपको दिख रहा होगा कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन इथाइल फिनाइल एसीटेट। तो अगर मैं कहूँ 4 टाइप के, 4 कैसे, फिनाइल वन, ये मिथिलीन यूनिट के, ये मिथिलीन यूनिट के और इसके, तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। दैट्स वाई 1H NMR स्पेक्ट्रम शोज टोटल
फोर्स सिग्नल। तो फोर्स सिग्नल है, अगर आप देखेंगे 1, अगर हम स्प्लिटिंग पैटर्न को कंसिडर ना करें, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब दूसरी चीज, केमिकल शिफ्ट्स ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, तो उसने आपको क्या बताया केमिकल एनवायरनमेंट के बारे में। जैसे आप देखते हैं 7 के अराउंड जो पीक होती है जनरली, तो हम जानते हैं 7 के अराउंड जो पीक आएगी जनरली कब आएगी, जब किसी भी कंपाउंड में फिनाइल रिंग मौजूद होगी, यानी उसमें कैसे प्रोटॉन होंगे, एरोमेटिक जो प्रोटॉन होते हैं वो डिसिल्टेड रीजन में जाते हैं और वो अराउंड 7 होते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू। तो इससे आपको पता चल गया कि इनका जो एनवायरनमेंट है, जो मोर डिसिल्टेड प्रोटॉन्स हैं दे आर पार्ट ऑफ द फिनाइल रिंग। उसके बाद कौन से, उसके बाद आपको एक सिग्नल मिला है 4 पे, यानी ये जो प्रोटॉन होंगे ये उससे कम डिसिल्टेड होंगे। फिर आप इधर आ गए तो फिर 3 से कम, 3 के आसपास आपको एक सिग्नल मिला है, और फिर 1 के आसपास। तो हम जानते हैं जो राइट हैंड साइड वाला है वो सील्डेड रीजन है, सील्डेड रीजन जो जाता है अप फील्ड, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन है दैट इज डाउन फील्ड, या इसको हम बोलते हैं लो फील्ड। तो इससे आपको जो सिग्नल है उससे आप पता लगा सकते हैं कि जो प्रोटॉन्स है, डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, उनका कैसा कनेक्शन होगा, मतलब कैसा उनका एनवायरनमेंट होगा, जिसके कारण वो डिसिल्डेड और सील्डेड जा रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन, रिलेटिव एरिया ये कैलकुलेटिव पार्ट है, इसके कैलकुलेशन से पता लगा सकते हैं ये सिग्नल कितने प्रोटॉन के कारण आया है, ये सिग्नल कितने प्रोटॉन्स के कारण है। इसके अंदर का एरिया बताएगा कि ये जो सिग्नल आया है ये कितने प्रोटॉन के कारण आया है, 2 प्रोटॉन के कारण आया है, 3 के कारण आया है, एक चीज़। और जो ये स्प्लिटिंग पैटर्न है सबसे इंपॉर्टेंट, स्प्लिटिंग पैटर्न क्या बताता है आपको कि जो नेबरिंग पोजीशन, जो कार्बन जिसका जो सिग्नल आया है उसके जो नेबर में कितने एटम हैं, कितने प्रोटॉन हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किससे, उसके स्प्लिटिंग पैटर्न से। अब हम फिर से यहीं पर आते हैं, तो ये अगर हम इसमें नंबरिंग कर दें कि हम माना इनको हम ए, जो फिनाइल रिंग के प्रोटॉन उनको ए कह दें, ठीक है, जो CH2 ये जो डिफरेंट CH2 है इसके प्रोटॉन को बी कह दें, इसको C और इसको D। तो 4 टाइप ऑफ सिग्नल्स आर दियर, तो ABCD आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है कि कौन सा सिग्नल कैसे अपीयर होगा। तो आप जानते हैं जो एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, वो कैसे किया जाते हैं, डिसिल्टेड रीजन में जाते हैं, और जनरली वो 5 के 5 हाइड्रोजन क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, तो दे सो सिंगलेट 1 लाइन सिग्नल एट्स अराउंड 7। तो ये जो सिग्नल है ये किसके कारण है, 8 टाइप प्रोटॉन के कारण है, यानी 8 टाइप वाले प्रोटॉन है कितने टोटल, 5H 5 हाइड्रोजन। तो ये सिग्नल 5 हाइड्रोजन के कारण आया है, और ये क्या है, सिंगलेट, क्योंकि यहाँ पे कोई स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये इक्विवेलेंट है 4 5 के 5 हाइड्रोजन। अब B, C एंड D। अब हम कंसिडर करेंगे कि जो B के कारण सिग्नल है या तो C के कारण सिग्नल है, ठीक है। तो अब आपको पता चल रहा है कि ये जो सिग्नल है 4 लाइन का सिग्नल है, तो 4 लाइन का सिग्नल जो होता है वो क्वार्टेट होता है, 1 लाइन का सिग्नल होता है तो सिंगलेट होता है, और जो 3 लाइन का सिग्नलेट होता है वो ट्रिपलेट होता है। तो आप इस तरह से जानते हैं। अब आपको बिल्कुल समझ में आ जा रहा है कहाँ पे क्या क्या होगा। यहाँ पे जो 2 कार्बन है दे आर ऑन एन एडजस्टेंट पोजिशंस में, और आप जानते हैं कि जब प्रोटॉन एडजस्टेंट कार्बन्स में होते हैं तो वो कौन सा फिनोमिना शो करते हैं, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग का। और उसमें क्या होता है, किसी गिवन प्रोटॉन के जो सिग्नल है वो स्प्लिट कर जाते हैं उसके जो नेबरिंग प्रोटॉन के जो जितनी संख्या है उससे एक ज़्यादा में। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे स्प्लिटिंग पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यहाँ पे ऑब्जर्व, क्योंकि यहाँ पे जो एडजस्टेंट पोजीशन है कार्बन वहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं है, और इसके जो एडजस्टेंट इधर कार्बन की पोजीशन है वहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पे ये जो CH2 है इसके एडजस्टेंट पोजीशंस में देयर आर नो हाइड्रोजन एटम्स, दैट्स वाई द सिग्नल फ्रॉम 2H एटम्स अल्सो सिंगलेट। तो ये जो सिंगलेट है ये 2H के कारण आया हुआ है, यानी ये इस यूनिट के कारण आया है। अब ये जो 2 कार्बन है, यानी अब एक सिग्नल 3H के कारण आएगा और एक 2H के कारण आएगा। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, जो 3H के कारण सिग्नल आएगा वो स्प्लिट होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका जो नेबर है उसके नेबर में जितने कार्बन जितने हाइड्रोजन्स है उससे एक ज़्यादा। आपने पढ़ा होगा मल्टीप्लिसिटी रूल, N+1 रूल। तो इस CH3 का जो सिग्नल है वो जो भी सिग्नल आया वो स्प्लिट होगा कितने में, इसके नेबर में कितने हैं, 2, यानी 2+1, यानी इस CH3 का सिग्नल जो होगा ट्रिपलेट होगा, यानी ये जो ट्रिपलेट है ये 3H के कारण आया है। ऐसी जो 2H के कारण सिग्नल आएगा वो वो डिपेंड करेगा कि उसके नेबर में जितने प्रोटॉन हैं
उससे एक ज़्यादा में वो टूट जाएगा, यानी 2H, मतलब सिंपल समझ में आ रहा है। CS2 का तो सिग्नल होगा पहले एक होगा ऐसे, मान लीजिए ऐसे ये सिग्नल माना CS2 का है, लेकिन ये इसको CS2 के सिग्नल को स्प्लिट कर देंगे कौन, उसके नेबर में जितने प्रोटॉन हैं, कितने 3, कितने में 4 में, 3 पर 1 तो एक ये, तो जो 1 लाइन सिग्नल था CS2 का वो स्प्लिट हो गया कितने में, 4 लाइन सिग्नल में। तो ये जो क्वार्टेट आया यानी 4 लाइन का सिग्नल आया, ये किससे कारण आया, 2H का। तो आपको पता कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई, नंबर ऑफ सिग्नल से आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन बता दिए। अब रिलेटिव एरिया से आप बता सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये जो क्वार्टेट है ये डीशील्डेड है और ये जो ट्रिपलेट है ये शील्डेड है। अब आपको सिंपल सी, क्योंकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हम देखते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच्ड है कौन, CS2, तो दैट्स वाई इट इज मोर डीशील्डेड देन CS3। तो ये डीशील्डेड है, ये शील्डेड है। इसके बाद CS3 से ज़्यादा डीशील्डेड कौन है, CS2, क्योंकि CS2 के बगल में भी कौन सा है, CO तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए बीच में B। तो ये मतलब क्या हो गया, यहाँ A टाइप का आ गया, ये जो क्वार्टेट आया 2H के कारण ये C टाइप ऑफ प्रोटॉन हो गए, ये जो सिंगलेट आया ये B टाइप प्रोटॉन हो गए, और ये जो आया ये D टाइप प्रोटॉन हो गए। तो ये दैट इज 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एन इथाइल फिनाइल एसीटेट। तो ये एक बेसिक समझाने का पर्पज ये था कि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या जो सिग्नल्स होते हैं कि सिग्नल्स किस बात पर डिपेंड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स में। केमिकल शिफ्ट एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि उसके अंदर सील्डेड और डीसील्डेड रीजन का जो से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके लिए आप कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से पता लगाते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से डायरेक्टली अटैच होगा वो डीसील्डेड जाएगा, उससे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, सील्डेड की तरफ चले जाएगा, और यदि एरोमेटिक रिंग के प्रोटॉन्स होंगे तो वो 7 के अराउंड होंगे। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। और स्प्लिटिंग पैटर्न से हमने पता लगा लिया कि नेबरिंग ग्रुप प्रोटॉन्स कितने होंगे किसी भी प्रोटॉन के जो सिग्नल है, क्योंकि प्रोटॉन का कोई भी सिग्नल जो होगा वो ब्रेक हो जाता है कितने में, उतने लाइन के सिग्नल में, मतलब जितने उसके नेबर में प्रोटॉन है उससे एक ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यही चीज़ें हम 13C NMR में भी पढ़ेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल, स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा, केमिकल शिफ्ट का क्या पैटर्न होगा, तो ये सारी चीज़ें लगभग वैसी ही हैं, कुछ डिफ्रेंशिएट है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे नीचे मैंने कुछ बनाया हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो दोनों स्पेक्ट्रम आपको दिख रहे हैं ये दोनों स्पेक्ट्रम इसी के हैं, इथाइल फिनाइल एसीटेट के, लेकिन ये 13C NMR स्पेक्ट्रम है दोनों, बोथ आर 13C NMR स्पेक्ट्रम, किसके, इसी इंडिविजुअल कंपाउंड के, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि 13C NMR स्पेक्ट्रम में आपको क्या पता चलेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम, जैसे हम यहाँ कहते थे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, यहाँ पे हम कहेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन एटम। कितने केमिकली इक्विवेलेंट कार्बन एटम हैं, जो केमिकली इक्विवेलेंट तो एक ही जगह रिपोर्ट हो रहे हैं, कितने भी जितने भी जो केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे वो तो एक ही सिग्नल देंगे। तो डिफरेंट जो केमिकल मतलब अलग अलग जो प्रोटॉन्स हैं जो जिनका डिफरेंट एनवायरनमेंट, डिफरेंट कार्बन्स हैं, डिफरेंट, तो उसी कारण जितने डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही सिग्नल्स आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं थोड़ा सा इसकी ब्रीफ में अभी जाऊंगा, इसके पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा अबाउट द 13C NMR और फिर हम इन एग्जांपल्स में उसको पढ़ेंगे। नाउ हियर आई हैव रिटन सम पॉइंट्स रिलेटेड टू 13C NMR स्पेक्ट्रा। तो इसमें जो सबसे अब जो ये हम मान के चल रहे हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने BSc और MSc दोनों में ही इसको स्टडी किया होगा। तो इसलिए ये कि बेसिक आइडिया की तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ, इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं जैसे वो आप सब जानते ही हैं कि जो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई होगा वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई लेते हैं जिसका I नॉट 0 होता है, यानी जिसका स्पिन क्वांटम नंबर नॉट इक्वल टू 0, तो मैग्नेटिकली एक्टिव न्यूक्लियाई है। उसको आप एक अप्लाइड एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, ऐसा करने में वो दो डिफरेंट ओरिएंटेशन शो करता है, अल्फा और बीटा, और फिर क्या करते हैं हम रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइट देते हैं ताकि उसका जो स्पिन है वो अल्फा से बीटा स्पिन में जाए, तो उसका ट्रांजिशन हो, इसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है। अब चूँकि डिफरेंट न्यूक्लियस का डिफरेंट केमिकल एनवायरनमेंट होता है, इसलिए जो रेजोनेंस चाहिए उनको, दो एनर्जी स्टेट्स है उनके बीच में वो अलग अलग एनर्जी स्टेट होने के कारण आपको डिफरेंट सिग्नल मिलते हैं, डिफरेंट
फील्ड स्ट्रेंथ में या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में, और वो आप देखते हैं केमिकल शिफ्ट वैल्यू से उसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले जान चुके हैं, ये पहला इसलिए ये हम आगे पढ़ रहे हैं क्योंकि हम 13C एनएमआर पढ़ रहे हैं, तो हम इसका मान के चल रहे हैं कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो बेसिक प्रिंसिपल है एनएमआर का, वो आपको आता है। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है जो 13C एनएमआर है, इसमें जो न्यूक्लियस है वो जो हमने आइसोटोप लिया वो 13C लिया है। और आप जानते हैं कि जो नेचुरल जो मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप है कार्बन का वो 12C है, और विच इज मैग्नेटिकली इनएक्टिव। ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव है बिकॉज इट हैज़ अ स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ 0, और उसकी जो एबंडेंस है वो मैक्सिमम है 98.89%। तो मैक्सिमम एबंडेंस है, लेकिन जो मैक्सिमम एबंडेंट न्यूक्लियस है वो मैग्नेटिकली इनएक्टिव है, यानी वो एनएमआर स्पेक्ट्रा नहीं देता है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रा कौन देता है? जो कार्बन का आइसोटोप है 13C, और जिसकी एबंडेंस है ओनली 1.11%। यानी अब आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी एबंडेंस ओनली 1.1, यानी अगर 100 मॉलिक्यूल हैं कार्बन के, तो उसमें एक मॉलिक्यूल हो, 100 मॉलिक्यूल 100 आइटम है कार्बन के, तो उसमें सिर्फ एक आइटम किसका होगा? 13C का। इसीलिए इसकी सेंसिटिविटी बहुत कम है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी और नेगेटिव, और उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट होगा कि वो ये लेस सेंसिटिव है देन प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कंपैरिजन में इसकी सेंसिटिविटी क्या है? कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी नेचुरल एबंडेंस सिर्फ 1.11 है, और जो प्रोटॉन एनएमआर में जब पढ़ा था तो उसकी 98 थी। ठीक है, तो एक चीज़ तो खैर इसमें हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो 13C एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को जो हम कहते हैं, तो सबसे जो पहला पॉइंट जो इसका एडवांटेज है कि जो इसके लिए जो केमिकल शिफ्ट की रेंज है वो 0 से 200 पार्ट्स पर मिलियन है। जब प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी तो उसमें जो आपकी जो केमिकल शिफ्ट की रेंज थी वो 0 से 15 थी, यानी जो भी सिग्नल होगा वो 0 से 15 के बीच में मिलेगा। इसलिए वहाँ पे क्या था, उस स्पेक्ट्रा को आपको अगर इंटरप्रेटेट करना है या उसको पढ़ना है या उसको समझना है तो वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि रेंज कम है। लेकिन यहाँ पे केमिकल शिफ्ट की रेंज वास्ट है, बहुत बड़ी है, 0 से 200 पार्ट्स पर मिलियन। इसके कारण क्या होता है, ओवरलैप नहीं होता पीक्स का। दो जो पीक्स हैं आपस में ओवरलैप नहीं करती, वो दूर दूर रहती हैं। अगर पीक्स का ओवरलैपिंग नहीं होगी तो उस स्पेक्ट्रा को पढ़ने में, समझने में या इंटरप्रेट करने में ईजी रहेगा। तो ये एडवांटेज है 13C एनएमआर का, किसके ऊपर? प्रोटॉन एनएमआर के ऊपर, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने जो बताना चाह रहा था कि जो अगर हमें जब 1H एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम किसके बारे में? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन वो इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है कार्बन के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर के बारे में। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर हम देखेंगे तो बेसिक जो यूनिट, बेसिक जो एटम है वो कार्बन है, और 13C जो एनएमआर स्पेक्ट्रा है वो आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देता है किसके बारे में? कार्बन स्केलेटन की। कि अगर आपको डिफरेंट कार्बन पता चल गए तो आप उससे क्या पता लगा सकते हैं? उसका स्केलेटन। तो इस यहाँ पे क्या है, ज़्यादा आसानी से आप उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 13C एनएमआर। लेकिन इसकी जो कमी है वो क्या है? वो इसकी एबंडेंस है। क्योंकि एबंडेंस कम है इसलिए इसकी सेंसिटिविटी कम है। इसलिए आपको जब इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो आपको स्कैन टाइम बढ़ाना पड़ता है, बार बार आपको स्कैन करना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक अलग आस्पेक्ट है। तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट ये है कि 13C में जो 13C कपलिंग है वो नेग्लिजिबल है। जैसे अभी उससे पहले पढ़ा था आपने, वहाँ पर जब प्रोटॉन कपलिंग हुई थी तो स्प्लिटिंग पैटर्न हमने मिला था, हमें बताया था कि CS2 CS3 यूनिट थी, तो एक ने ट्रिपलेट दिया और एक ने क्वार्टेट दिया। तो वहाँ पे क्या था? 1H स्प्लिटिंग, जो दो प्रोटॉन थे एडजेसेंट कार्बन में, उनके बीच में क्या हुई थी? कपलिंग हुई थी, जिस कारण क्या होता? सिग्नल ब्रेक हुए थे। और ब्रेक के कारण क्या होता? सिग्नल क्या रूल फॉलो करके ब्रेक हुए थे? N+1, यानी जो CS2 का सिग्नल था वो टूटा क्वार्टेट में क्योंकि बगल में CS3 यूनिट थी, और जो CS3 का सिग्नल था वो टूटा ट्रिपलेट में क्योंकि बगल में CS2 यूनिट थी। तो वहाँ पे स्पिन स्प्लिटिंग ऑब्जर्व होती है। लेकिन 13C एनएमआर में कहता है कि यदि दो कार्बन है तो दो कार्बन के बीच में जो स्प्लिटिंग होती थी 13C वो नेग्लिजिबल है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्यों कम है? इसी कारण से, क्योंकि एबंडेंस बहुत कम है। क्योंकि जो एबंडेंस है ओनली 1.11% है।
इसलिए कह रहा है कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि एक कार्बन के बगल में दूसरा कार्बन भी क्या आ जाए, A13C के बगल में एडजेसेंट कार्बन भी 13C हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इसलिए 13C कपलिंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये एक एडवांटेज है, यानी जो सिग्नल्स आएंगे सिर्फ किसके कारण आएंगे, डिफरेंट कार्बन एटम्स के कारण आएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये वो कहता है कि यदि आपका जो स्पेक्ट्रा है वो प्रोटॉन, अब उसमें दो चीज़ें हैं, लेकिन वो कह रहा है कि जो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन भी आप जानते हैं मैग्नेटिकली एक्टिव है, कार्बन तो है ही 13C बिकॉज इट हैज I0 0 और इक्वल टू 1 है, ये तो मैग्नेटिकली एक्टिव है। लेकिन जो प्रोटॉन था वो भी तो मैग्नेटिकली एक्टिव है, इससे पहले पढ़ा। इसलिए ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे हाइड्रोजन से, वहाँ पे वो कहता है कपलिंग होगी, यानी 13CH कपलिंग पॉसिबल है। समझ में आ गया? तो ऐसा स्पेक्ट्रा कहलाता है प्रोटॉन कपल्ड 13C स्पेक्ट्रा। मतलब इसमें क्या होगा, ऐसे कार्बन जो डायरेक्टली बॉन्डेड हैं हाइड्रोजन से, ठीक है, उनके सिग्नल स्प्लिट होंगे। मतलब आप समझिए, हमारा CH है तो CH में कार्बन के कारण एक सिग्नल आया, लेकिन वो जो सिग्नल है वो H चूंकि एक है तो 1 + 1 डबलेट में टूट जाएगा, यानी कार्बन का सिग्नल टूट जाएगा 2 लाइन के डबलेट में। ऐसी यदि CH2 यूनिट है तो कार्बन का सिग्नल एक आया, लेकिन उसके एडजेसेंट उसके साथ कौन है, S2, यानी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो यानी यहाँ पे 3 लाइन का सिग्नल हो जाएगा, 1 2 1, 3 लाइन का सिग्नल हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन स्प्लिटिंग मिलती है आपको, कार्बन कार्बन कपलिंग, कार्बन कार्बन स्प्लिटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन ऐसे कार्बन जिनसे हाइड्रोजन अटैच्ड हैं डायरेक्टली, तो वो क्या करेंगे, स्प्लिट हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए भी वो कहता है यदि हमारा स्पेक्ट्रा क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डीकपल्ड। ये देख लीजिए आप, अगर आपने डीकपल्ड स्पेक्ट्रा लिया प्रोटॉन, इसका मतलब क्या है कि जो सिग्नल आ रहे हैं, प्रोटॉन जो स्प्लिटिंग हो रही है वो क्या कर दी, हमने रिमूव कर दी। तो तब क्या होगा, जितने डिफरेंट कार्बन होंगे, नॉन इक्विवेलेंट कार्बन लिखा ना, जो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होंगे, जितने भी होंगे वो क्या देंगे, एक ही पीक देंगे बिना स्प्लिट हुए। इसका मतलब ये मत समझिए, अगर 2 नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है तो 2 पीक मिलेंगी, लेकिन वो स्प्लिट नहीं होंगी। अगर 3 नॉन इक्विवेलेंट कार्बन होंगे तो 3 पीक मिलेगी विदाउट एनी स्प्लिटिंग। मतलब यदि आपका कोई कंपाउंड इस टाइप का है, CH2 CH2 CH3 फॉर एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, CH2 CH2 CH3, तो अब अगर प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा होगा, मतलब जो कपलिंग हो रही थी हाइड्रोजन की C से, ठीक है, वो अगर नहीं हम कराते हैं, उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो 3 ही सिग्नल मिलेंगे, एक CH2 के कारण, फिर दूसरे CH2 के कारण और तीसरे CH3 के कारण। तो इसलिए कहता है जो प्रोटॉन डीकपल्ड स्पेक्ट्रा होता है वो क्या कहता है, जितने भी मैग्नेटिकली एक्टिव या नॉन इक्विवेलेंट कार्बन है वो एक ही पीक देंगे बिना स्प्लिट किए हुए, ठीक है। अब ये एक पॉइंट याला है, इसमें बहुत सिंपल की बात आप समझ में आ रहा होगा। यदि किसी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाती है तो हम जानते हैं, इसका मतलब सिंपल समझिए, अगर कहीं केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, माना कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें कुछ प्रोटॉन केमिकल इक्विवेलेंट है, माना फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें 5 सिग्नल आते हैं, 5 कार्बन है, लेकिन उनमें से 2 कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, तो इस केस में क्या होगा कि जो टोटल सिग्नल आएंगे वो कम आएंगे। इसको सिंपल समझने का तरीका ये है कि जैसे माना ये पार्ट है आपका, ये, अब यदि मैं यहाँ से प्लेन पास कर दूँ तो ये और ये सेम है, इसका मतलब ये दोनों कार्बन का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, यानी अगर ये कार्बन A है तो ये भी A है, तो ये क्या है B। तो कितने सिग्नल आएंगे, तो इसमें 3 सिग्नल, कार्बन तो 3 थे लेकिन सिग्नल कितने आएंगे, 2। तो यही चीज़ लिखी है कि ये कहीं पे अगर केमिकल इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे तो उससे कम सिग्नल आएंगे। तो जैसे यहाँ 3 कार्बन थे लेकिन सिग्नल 2 आए, क्योंकि ये जो बाहर के जो CH3 यूनिट है ये एक समान, ये केमिकली इक्विवेलेंट कार्बन है, एक जैसे कार्बन है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, क्योंकि बिकॉज बोथ आर अटैच्ड विद द CH2 यूनिट, दैट्स वाई दे आर केमिकली इक्विवेलेंट। ऐसे केसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्नल्स कम आएंगे, किससे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम से। ये एग्जांपल से समझेंगे अभी हम। तीसरा जो पॉइंट था, एरिया अंडर 13C NMR पीक may not necessarily directly proportional to the number of carbon atom which give rise to that signal। मतलब जो सिग्नल, जैसे हम इससे पहले प्रोटॉन में पढ़ा था, हम कह रहे थे प्रोटॉन में क्या कहते थे हम, प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है, कह रहा मे नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये एक डिफरेंट है NH NMR से। नेक्स्ट पॉइंट,
अगर प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा होगा, अभी बताया था मैंने, ये तो डीकपल्ड था। यदि प्रोटॉन कपल्ड स्पेक्ट्रा होगा तो क्या होगा, जो सिग्नल होगा हर कार्बन का वो स्प्लिट हो जाएगा, उसको स्प्लिट कर देगा कौन, प्रोटॉन्स। किस रूल से, n+1 रूल से, अभी बताया था मैंने। अगर CH का सिग्नल होगा तो डबलेट होगा, CH2 का सिग्नल आएगा 13C NMR में तो ट्रिपलेट आएगा, CH3 का सिग्नल आएगा तो क्वार्टेट आएगा। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन है उससे डायरेक्टली अटैच्ड, वो क्या करेंगे, उस सिग्नल को ब्रेक कर देंगे। और ये जो कपलिंग होगी ये भी वो कहता है 1J कपलिंग होगी, यानी एक ही बाउंड की कपलिंग होगी, मतलब वही कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है वही स्प्लिट करते हैं। ठीक है, ऐसा खैर आगे नहीं है, ऐसा आगे देखेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ इसके जो दिक्कतें हैं, वो कह रहा है कि जो 13C NMR स्पेक्ट्रा है वो मच मोर डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड देन 1H NMR। 1H NMR के कंपैरिजन में उसको रिकॉर्ड करने में दिक्कत है। पहली चीज़ जो है मैंने बताया था कि जो कार्बन का जो मोस्ट एबंडेंट आइसोटोप था 12C, वो तो इनएक्टिव है, यानी वो तो IR में डिटेक्ट होगा नहीं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका जो मैग्नेटिक रेजोनेंस है वो वीकर है, मैग्नेटिक रेजोनेंस वीकर। वो कह रहा है कि ओनली 1% न्यूक्लियाई इज मैग्नेटिकली एक्टिव, जैसे बताया था इसी रेशो से कि 1% जो है वो मैग्नेटिकली एक्टिव है, इसलिए इसकी जो सेंसिटिविटी है वो 100 फैक्टर से डिक्रीज हो गई, यानी ये लेस सेंसिटिव है कंपैरिजन टू प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है मोर सेंसिटिव है। ठीक है, एक पॉइंट और है गायरोमैग्नेटिक रेशो। गायरोमैग्नेटिक रेशो जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 267.53 और इसका होता है 67.28। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, ये तो कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए कांस्टेंट वैल्यू रहती है। और आप जानते हैं जो NMR की इक्वेशनती न्यू इक्वल टू गामा अपॉन 2 और ये फील्ड H0 लिखता है, कोई B0 लिखता है। दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। न्यू फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू गामा गायरोमैग्नेटिक रेशो अपॉन 2 इंटू अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये फिक्स है। ठीक है, कि जैसे हम कहते हैं अगर 1.4 टेस्ला का फील्ड अगर आप देंगे तो जो प्रोटॉन रेजोनेट करेगा कौन सी फ्रीक्वेंसी में करता था, 60 मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी कम है। क्यों, अगर 1.4 टेस्ला का हम यहाँ पे फील्ड देंगे तो ये रेजोनेट करता है कितने में, जस्ट चौथे, मतलब जस्ट 1/4। वो किस लिए, क्योंकि इसका जो आप देख लो गायरोमैग्नेटिक रेशो जो है वो प्रोटॉन वाले से क्या है, लगभग चौथाई। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी आती है इसकी, अगर हम इसमें रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे और अप्लाइड फील्ड 1.4 टेस्ला लगाएंगे तो इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी 15 हर्ट्ज और प्रोटॉन की आई थी 16 हर्ट्ज। यानी इसकी जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, ओनली 1/4 ऑफ दैट फॉर 1H NMR। तो इसकी वो कहता है, तो इन फैक्टर्स के कारण, ठीक है, इन फैक्टर्स के कारण वो कह रहा है कि जो 13C है वो लेस सेंसिटिव है देन प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस कारण जो सिग्नल्स ऑब्जर्व होते हैं वो वीक सिग्नल्स ऑब्जर्व होते हैं। हालांकि एक्सपेरिमेंटली हम क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स और हैं, लॉन्ग स्कैन टाइम बहुत लंबे समय तक करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, 100 रन कराते हैं, एक ही सैंपल को 100 सैंपल उससे रन कराते हैं और फिर उसको एवरेज करते हैं। एवरेज करके क्या होते हैं, हम जो सिग्नल की जो सिग्नल होती है उनकी इंटेंसिटी को एनहांस करते हैं, और वो सब कंप्यूटराइज होता है, तो उसके तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसे लोग कह रहा है कि लेस सेंसिटिव है, आपको जो कंपाउंड चाहिए वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा। ठीक है, और आपको स्कैन टाइम बढ़ाना पड़ेगा, लंबे समय तक आपको स्कैन करना पड़ेगा, फिर उसको एवरेज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वो सिग्नल दिखाई देंगे, डिटेक्ट होंगे। तो ये सारे एक बेसिक आइडिया था अबाउट इन 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इस चीज़ को जो हमने बेसिक पॉइंट्स पढ़े 13C NMR, उसके रिगार्डिंग जो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल बताया था कि ये तो 1H NMR स्पेक्ट्रम था फिनाइल इथाइल एसीटेट का। अब ये जो दो स्पेक्ट्रम है दैट इज़ 13C NMR स्पेक्ट्रम, और ये दो अलग अलग कंडीशंस में लिए गए। तो जैसे हमने आपको बताया था कि जो 13C NMR स्पेक्ट्रम है तो उसमें क्या होगा, तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स होंगे वे क्या देंगे, डिफरेंट पीक्स देंगे, डिफरेंट सिग्नल्स देंगे, पहली बात। दूसरी बात कि जो 13C स्प्लिटिंग है वो ऑब्जर्व नहीं होगी बिकॉज ऑफ लेस एबंडेंस, क्योंकि लेस एबंडेंस या उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जो एक 13C न्यूक्लियस है उसके एडजेसेंट पोजीशन में भी दूसरा भी 13C हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। दैट्स वाई 13C
spring coupling is negligible. However 13CH coupling is strong. कह रहा है कि जो 13C और H की जो कपलिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है, और इस कारण कह रहा है वो तब भी एग्जिस्ट करती है अगर सेवरल इंटरविनिंग बॉन्ड्स, मतलब अगर H और कार्बन जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस में है तब भी उनके बीच में कपलिंग होती है। जरूरी नहीं है डायरेक्टली अटैच, जैसे मैंने इससे पहले बोला था, मैं थोड़ा करेक्ट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि लॉन्ग रेंज कपलिंग भी एग्जिस्ट करती है। तो अगर लॉन्ग रेंज कपलिंग एग्जिस्ट करेगी तो जो स्पेक्ट्रा होगा वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और अगर स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो उसको आपको इंटरप्रिटेशन करने में, उसको समझाने में या उसको पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, हालांकि इस प्रॉब्लम को उन्होंने रिमूव करा एक मेथड से, दैट इज कॉल्ड ब्रॉड बैंड डीकपलिंग, यानी ये डीकपल्ड स्पेक्ट्रा है। इसमें क्या करते हैं हम, जो प्रोटॉन के कारण सिग्नल आ रहे हैं, यानी जो प्रोटॉन की जो कपलिंग है उसको रिमूव कर देते हैं, और जैसे ही प्रोटॉन की कपलिंग को आप रिमूव करेंगे तो स्पेक्ट्रा बहुत सिंपल हो गया। देखो आप इसमें अंतर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, ये मैं सिर्फ समझाने के आस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, कोई मैंने वैल्यू फीड नहीं करी है। ठीक है, ये स्पेक्ट्रा 13C NMR स्पेक्ट्रा है किसका, इथाइल फिनाइल एसीटेट का, और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको ये पैटर्न दिखाई दे रहा है। अच्छा, इन सब चीज़ों में आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया, नहीं बताया पाया मैं, जो TMS होता है दैट इज टेट्रा मिथाइल सिलेन, ये क्या होता है, रेफरेंस कंपाउंड होता है, क्योंकि आपको एक पैरामीटर लगाना, एक बैरियर लगाना था, वरना हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, ये कैसे सिग्नल बताएंगे, कोई राइट में है लेफ्ट, तो हमारे पास एक पैरामीटर होना चाहिए। तो पैरामीटर के लिए आपने क्या यूज़ किया था, टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये कैसा कंपाउंड है, एक्सट्रीमली सील्डेड कंपाउंड है, यानी इसके कारण जो पीक आएगी वो सबसे सील्डेड रीजन पे आती है, और इसके कारण जो जहाँ भी पीक आई उसको आपने जीरो वैल्यू असाइन कर दिया, और फिर हम देखते हैं कि कौन सील्डेड और कौन डीसील्डेड, मतलब जो TMS के साइड में होंगे वो सील्डेड, जो TMS से दूर होंगे वो डीसील्डेड। यही चीज़ 13C NMR में भी TMS ही आपका रेफरेंस कंपाउंड है। ठीक है, तो ये तो एक चीज़ थी। अब अगर हम, ये 13C NMR स्पेक्ट्रा है, लेकिन ये 13C NMR स्पेक्ट्रा आपको दिख रहा है तो बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है अगर आप इसको देखें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि मैंने जो बताया कि जो कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग है उस कारण क्या होता है, स्पेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको इंटरप्रेट करना आसान नहीं रहता। और ऐसा क्यों होता है, तो वो कह रहा है क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो ज़रूरी नहीं है जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाइड्रोजन हो, जो कुछ बॉन्ड दूर भी हैं वो भी क्या करते हैं, कपल करते हैं प्रोटॉन के साथ, और यदि वो कपल करेंगे प्रोटॉन के कारण, प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन के जो सिग्नल है उनको स्प्लिट कर देंगे N+1 रूल से। तो क्या होगा, आपको नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी। तो आपको ये यहाँ पे तो इतना नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे तो फिर भी सिंपल है, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत नंबर ऑफ पीक्स मिलेंगी। अब बहुत सारी पीक्स होंगी तो आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि जो मल्टीप्लेट आया वो क्या है, वो क्वार्टेट है, ट्रिपलेट है, डबलेट है या सिंगलेट है, वो क्या है, उसको इंटरप्रेट, उसको समझने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जैसे वो कह रहा है कि इस एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये 13C NMR स्पेक्ट्रम है इसी का, इसमें 13CH कपलिंग हुई है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे इस तरह का पैटर्न मिल रहा है। अब ये वैल्यू है, तो ये वैल्यू जो भी होगी, अब आपको ये एक तरह से बहुत सारे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसमें ये नहीं बता सकते ये सिग्नल किस कारण से आया है, किसके कारण आया होगा, कौन से कार्बन से हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे एक सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब ये जो सिग्नल है, ये सिंगलेट है, यानी ये ऐसा कार्बन होगा जिसके पास हाइड्रोजन नहीं होंगे, इतना लग रहा पता। ये आपको एक ट्रिपलेट मिला, ये भी ट्रिपलेट मिला, ये क्वार्टेट मिला, और TMS के भी आपको सिग्नल मिल रहे हैं, TMS भी क्वार्टेट दिखाएगा, ऐसे दिखाया नहीं 1331। तो ये जो स्पेक्ट्रा होगा ये बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें तो फिर भी ये जो शो किया है वो डायरेक्टली वाला शो किया है, कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन है उन्होंने स्प्लिट किया हुआ है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को आपने, यानी जो हाइड्रोजन के कारण कार्बन का जो सिग्नल है वो जो स्प्लिट हो रहा था, यानी जो CH कपलिंग थी उसको आपने रिमूव करते हैं किससे, आप ब्रॉड बैंड डीकपल मेथड से। ब्रॉड बैंड डीकपल में क्या करते हैं हम, इसमें आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि ब्रॉड बैंड डीकपल में हम क्या करते हैं कि जो कपलिंग है उसको रिमूव कर देते हैं, यानी जो भी सिग्नल आएंगे वो ड्यू टू ओनली कार्बन एटम। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8, इसमें 8 लाइन सिग्नल्स आए। 8 लाइन सिग्नल, और जनरली जो ये कंपाउंड है इसमें तो कितने, 6 7 8 9 10, यानी 10 कार्बन्स हैं।
लेकिन जो सिग्नल आया वो 8 लाइन सिग्नल, 8 लाइन का सिग्नल आया। इसका मतलब कुछ ना कुछ, क्या जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, सॉरी, कि इसमें क्या होगा कि कुछ प्रोटॉन जो प्रोटॉन बार बार आ रहा है, कुछ जो कार्बन होंगे वो केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, यानी उनका सेम एनवायरनमेंट होगा, यानी उनके कारण एक ही पीक आ रही होगी। तो चूंकि यहाँ पे 10 कार्बन थे लेकिन पीक 80 आई है, तो कम से कम 2 कार्बन ऐसे हैं जिनका केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, सेम है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आसानी से आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये जो सिग्नल थे, ये कॉम्प्लेक्सिटी शो कर रहे थे, ये रिड्यूस हो गई सिंपल, अभी क्या हो गया, सिंपल सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा वो क्या कह रहा है, ये जो सिग्नल है, तो ये सिग्नल है, यानी इसमें कोई, यहाँ पे कोई ये एक सिंगल लाइन का सिग्नल है, एक लाइन का सिग्नल विदाउट एनी स्प्लिटिंग, और सबसे डिसल्टेड लेफ्ट में, तो ये किसका होगा, कार्बोनिल ग्रुप का। तो ये CO डायरेक्टली बॉन्डेड है C से, तो ये सबसे डिसल्टेड जाएगा। उसके बाद ये बेंजीन रिंग के आगे देखो मैंने बना रखे हैं, ये जो सिग्नल है 1 और 2 और 6 चूंकि सेम है, देखो 1, 2 और 6 पोजीशन क्या है, केमिकली इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो 2 और 6 का एक सिग्नल आया, तो एक कार्बन का सिग्नल जो कम हुआ 10 में से 9 हो गए, और 3 और 5 का सिग्नल भी एक ही आया, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो एक और सिग्नल कम हो गया, तो इसलिए 8 सिग्नल आए। समझ में आ गया, क्योंकि कार्बन 2 और कार्बन 6 आर केमिकल इक्विवेलेंट, दे गेव ओनली 1 सिग्नल, C3 एंड C5 आल्सो गेव 1 सिग्नल, और एक सिग्नल किसके कारण आ रहा है, 4 के कारण। तो जो बेंजीन रिंग के जो सारे जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, या अगर हम C1 को भी कंक्लूड कर लें तो टोटल 6 कार्बन थे, इन 6 कार्बन के कारण जो पीक आई वो 4 ही आई, 1 2 3 4। क्यों आई पीक 4, क्योंकि 2 कार्बन क्या थे, केमिकली इक्विवेलेंट थे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, यानी ये जो OCH2 है, ठीक है, यानी ये देखो सिग्नल आएगा वहीं पे, आप यही इसकी ब्यूटी भी कह सकते हैं आप, सिग्नल वहीं ऑब्जर्व होगा उसी केमिकल शिफ्ट वैल्यू में जहाँ पहले था, लेकिन क्या हुआ, उसकी जो मल्टीप्लिसिटी थी वो खत्म हो गई, यानी ये जो सिग्नल पहले ट्रिपलेट दिख रहा था अब सिंगल है। ऐसे ये जो ट्रिपलेट दिख रहा था ये भी सिंगल है। अब ये जो क्वार्टेट दिख रहा था 1 2 3 4 वाला, ये अब एक ही लाइन का सिग्नल है। समझ में आ गया। तो इससे क्या पता चल गया आपको कि इससे पता चलेगा डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया। और इससे क्या पता चल जाएगा आपको कि उन कार्बन से कितने हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं। जैसे अगर ये क्वार्टेट आया है और यहाँ ये CS यानी यहाँ पे सिंगल था, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब ये C के साथ 3 है जुड़े होंगे, यानी ये CS3 के कारण है, ये CS3 है। ऐसी OCH2 CH2CO, अब आपको समझ में आ रहा होगा, इससे डायरेक्टली बॉन्डेड है तो ये डीसिल्डेड है, इससे O इनडायरेक्टली बॉन्डेड है तो ये उससे कम डीसिल्डेड है। तो ये क्लियर हो गया। अब ये OCH2 ये ट्रिपलेट है, क्यों? क्योंकि इसमें ट्रिपलेट क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 तो ये 3 लाइन का सिग्नल आएगा, ये 2 ये भी 3 लाइन का सिग्नल आएगा। तो आपको क्या है, सब थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन सब चीज़ से मिलती है। तो इससे आपको पता चल जाएगा 13C NMR यदि आप ब्रॉडबैंड डीकपल करेंगे, यानी अगर आप प्रोटॉन कंप्लीट रिमूव कर देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कितने टाइप के कार्बन एटम्स हैं और उसमें इक्विवेलेंट कार्बन एटम्स हैं या नहीं। जैसे इसमें 10 कार्बन थे लेकिन 8 सिंगल आए, यानी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट है, ये पता चल जाएगा। अगर आप ये चीज़ करें, ये अलग चीज़ है, ये तो थोड़ा सा अलग एस्पेक्ट है, इसमें हम कुछ और रिफाइन करते हैं। हम क्या करते हैं, ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग करते हैं, बताऊंगा अगले वीडियो में। उसमें हम क्या करते हैं, वही प्रोटॉन स्प्लिटिंग करेंगे कार्बन के साथ जो डायरेक्टली अटैच है। जैसे ये केस है, ये केस उसी का है एक तरीके से, ठीक है, कि समझ में आ गया कि वही प्रोटॉन स्प्लिटिंग करेंगे जो डायरेक्टली अटैच। तो ये सारे जो प्रोटॉन है ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, देखो CH। तो बाकी जो दूर वाले हैं वो नहीं करेंगे। जनरली वो कहता है होता क्या है, जैसे ये एग्जांपल मैं बता रहा था इसमें, कि हो सकता है कि भाई ये जो प्रोटॉन है यहाँ और से कपल कर रहा है, तो ऐसे केस में तो बहुत सारे सिग्नल्स मिलेंगे आपको, तो उसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट है। इसीलिए आपने क्या करा, ब्रॉडबैंड डीकपल स्पेक्ट्रम लिया और उससे आपको ये पता लग गया कि कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन है। और फिर हम क्या करते हैं, ऑफ रेजोनेंस डीकपलिंग करते हैं, उससे हमें ये पता चलता है कि जो डायरेक्टली अटैच्ड हैं वही स्प्लिट करेंगे, उसमें बाकी नहीं करते। तो जैसे ये केस उसी का है एक तरीके से। तो ये एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया अबाउट 13C NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।